वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2020 का एक पेपर है ईएफएम का। इसका जो फर्स्ट पेपर है इसके हम 75 जो क्वेश्चंस है उसको आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं और बाकी के जो बचे हुए 75 क्वेश्चंस होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो आज का हमारा प्रश्न आया है, लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जो है वो किसने दी थी। तो देखिए, लाभ के जो अलग अलग सिद्धांत थे, जैसे हम क्लार्क की बात करते हैं तो इनका जो सिद्धांत था वो डायनेमिक थ्योरी थी, प्रायोगिक विश्लेषण था एक तरह से। प्रोफेसर नाइट का जो सिद्धांत था वो अनसर्टेनिटी थ्योरी थी, लाभ का अनिश्चितता सिद्धांत था। और शुम्पीटर के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है वो कौन सा है, नव प्रवर्तन सिद्धांत। प्रोफेसर शुम्पीटर जो है उनका क्या मानना था कि अर्थव्यवस्था में जो नए नए परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है, नए परिवर्तन का मतलब कि कोई नई तकनीक आ जाती है, किसी नई वस्तु का उत्पादन होता है, या फिर नए बाजार की खोज होती है, या फिर कच्चे माल के जो नए स्रोत होते हैं वो अगर कोई उद्यमी अपनाता है तो इस वजह से उसको क्या होता है, लाभ की प्राप्ति होती है। और जब इन नव परिवर्तनों को बहुत सारे उद्यमी अपनाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, लाभ समाप्त हो जाएंगे और वापस अर्थव्यवस्था में क्या होगा, एक तरह से नए नए परिवर्तन होंगे, नए नए इनोवेशन होंगे, जिसकी वजह से उद्यमी को लाभ मिलता है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा तीसरा। अगला है, कीमतों में परिवर्तन प्रभावित करता है। देखिए, जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतों में अगर परिवर्तन हो जाएगा तो इससे क्या होगा, जो ब्याज की वास्तविक दर है उसमें परिवर्तन होगा। करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन तीसरा। अगला है, शुद्ध मूल्य वर्धन नेट वैल्यू एडेड जो है वो किसके बराबर होता है। तो देखिए, यहां पे आपको एक शब्द देखना है, नेट। शुद्ध का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास में ग्रोस है टोटल, उसमें से अगर हम मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा। तो जो नेट वैल्यू एडेड है, शुद्ध मूल्य वर्धन है, उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उत्पादन के मूल्य में से, ठीक है, उत्पादन का जो मूल्य है उसमें से हम मूल्यह्रास या जिसको हम घिसावट व्यय भी कहते हैं उसको घटाना पड़ेगा, मूल्यह्रास को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन। अगला है, राष्ट्रीय आय मापने की शुद्ध मूल्य वर्धन विधि इस नाम से भी जानी जाती है। नेट वैल्यू एडेड मेथड जो है नेशनल इनकम को मेजर करने की, उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो देखिए, जब हम राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह की बात करते हैं, सर्कुलर फ्लो की, तो उसमें उत्पादन से आय का निर्माण होता है और आय को पुनः व्यय कर दिया जाता है और ये व्यय क्या करता है, अर्थव्यवस्था में नए उत्पादन को जन्म देता है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियां हो गई, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो उत्पादन विधि है उसमें प्रॉब्लम आती है, कठिनाई आती है, डबल काउंटिंग, दोहरी गणना की समस्या। और दोहरी गणना का मतलब एक ही वस्तु का मूल्य अगर हम एक से अधिक बार शामिल कर दें, तो दोहरी गणना से बचने के लिए क्या करना चाहिए, उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर जो शुद्ध मूल्य वृद्धि हुई है उसको हम ज्ञात करके फिर उसके आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, उत्पादन विधि। जो प्रोडक्शन मेथड है उसको हम नेट वैल्यू एडेड मेथड भी कह सकते हैं। अगला है, 1 - C/Y का अर्थ है। तो देखिए, यहां पे आप इसका अर्थ समझिए, ठीक है, 1 - C/Y। C का मतलब यहां पे क्या है, कंजप्शन, ठीक है, उपभोग है, और Y का मतलब किससे है, इनकम से है, आय से है। तो जब हम उपभोग में आय का भाग देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, औसत उपभोग प्रवृत्ति APC। और 1 में से अगर हम APC को माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, APS, ठीक है। APS को हम क्या कहते हैं, औसत बचत प्रवृत्ति, क्योंकि हमको पता है APC
प्लस एपीएस दोनों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, एपीसी प्लस एमपीएस कितना होता है? 1, और 1 माइनस एपीसी करेंगे तो क्या आ जाएगा? एपीएस, औसत बचत प्रवृत्ति। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं बचत की औसत प्रवृत्ति। ऑप्शन हमारा तीसरा। अगला देखिए, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का आकार है। ठीक है, एमपीसी जो होती हैं, एमपीसी का मान हमेशा कितना होगा? मतलब जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में कितनी वृद्धि हो सकती है? तो बढ़ी हुई आय पूरी की पूरी उपभोग पर अगर खर्च कर दी जाए तो जो एमपीसी उसका मान कितना होगा? 1, और बढ़ी हुई आय में से अगर उपभोग पर बिल्कुल खर्च नहीं किया जाएगा तो एमपीसी का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? एमपीसी की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, मतलब 0 से ज्यादा होती हैं और 1 से कम होती है। तो करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन। अगला है, निम्न में से कौन सा वास्तविक विनियोग नहीं है? रियल इन्वेस्टमेंट इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, कोई भी नई कैपिटल गुड्स, अगर नई पूंजीगत वस्तुएं हैं तो इसको निवेश क्या कहा जाएगा? जो कंस्ट्रक्शन काम होता है, जैसे कि नया मकान बन रहा है, उसको भी हम क्या कहते हैं? निवेश कहेंगे, विनियोग कहेंगे। ठीक है, वस्तुओं का जो स्टॉक होता है उसको भी निवेश कहा जाता है। लेकिन जो कंपनी है उनकी जो शेयर कैपिटल है, उनकी जो अंश पूंजी है, उसको हम वास्तविक निवेश नहीं कहेंगे। ये तो केवल ट्रांसफर है, कैपिटल का ट्रांसफर है। अगला देखिए, आभास लगान की अवधारणा का प्रतिपादन। ठीक है, जो क्वाजी रेंट है वो एक तरह से क्या दर्शाता है कि देखिए, मार्शल का क्या मानना था कि भूमि के अलावा जो मानव निर्मित साधन हैं उनकी पूर्ति अल्पकाल में एक तरह से क्या होती हैं? स्थिर होती हैं। तो अल्पकाल में इनकी पूर्ति स्थिर रहने के कारण उनके जो भी मालिक हैं उनको जो सरप्लस मिलता है, जो अधिक मिलता है, उसको एक तरह से क्या कहा उन्होंने? आभास लगान कहा है। ठीक है, और आभास लगान को हम कैसे निकाल सकते हैं? टीआर में से टीवीसी को माइनस करके, कुल आगम में से कुल परिवर्तनशील लागत को माइनस कर देंगे तो जो सरप्लस होगा उसको क्या कहा गया है? क्वाजी रेंट। किसने कहा था? आभास लगान की अवधारणा का संबंध किसके साथ में है? प्रोफेसर मार्शल। अगला है, कौन सा आर्थिक वृद्धि का आधार नहीं है? ठीक है, इसमें अगर हम बात करें आर्थिक वृद्धि का आधार, किसी देश की अर्थव्यवस्था की जो आर्थिक वृद्धि होती है वो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती हैं, पूंजी उत्पाद अनुपात पर निर्भर करती हैं, जनसंख्या का आकार उसको प्रभावित करता है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका होना चाहिए ऑप्शन तीसरा, जो मॉनेटरी रिसोर्सेज है, मौद्रिक संसाधन है। फिर अगला है, आर्थिक विकास का हेरोडोमर मॉडल विचार नहीं मानता है। तो देखिए, हेरोडोमर मॉडल में स्टेडी रेट ऑफ ग्रोथ की बात की गई है, सतत वृद्धि दर की बात की गई है, एक न्यूनतम वृद्धि दर की बात नहीं कही गई है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका आंसर। फिर है प्रमाणित वृद्धि, वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, जिसको हम अभिष्ट वृद्धि दर भी कहते हैं, मतलब जिसमें अर्थव्यवस्था अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करती है, जो उसकी कैपेसिटी होती है फुल कैपेसिटी से काम करती है, उसको हम कहेंगे वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, फिर उसके बाद में प्राकृतिक वृद्धि दर की बात करें, नेचुरल रेट का मतलब क्या हो गया कि किसी भी अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार बनाए रखने के लिए जो दर आवश्यक होती हैं। अगला है, भारत में गरीबी का विचार है। ठीक है, तो गरीबी के विचार को भारत में किसके साथ में संबंधित किया गया है? मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग। ठीक है, रहने का जो जीवन स्तर है उसका एक न्यूनतम स्तर होना चाहिए, न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, उसके आधार पर हम गरीबी को मापते हैं भारत के संदर्भ में अगर हम देखें। अगला है, भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है? ठीक है, भारत में गरीबी के अनुमान की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जो योजना आयोग है, ठीक है, उसकी जगह भी किसने ले लिया है? नीति आयोग ने। तो भारत में गरीबी का जो अनुमान है वो किसके द्वारा लगाया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, और नीति आयोग के द्वारा जो NSSO हैं
उसके द्वारा जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है और इन प्राप्त आंकड़ों के आधार पर नीति आयोग जो है वो गरीबी के अनुमान लगाता है। ठीक है, भारत में गरीबी के अनुमान जैसे कि उपभोग हैं, पहले कैलोरी पर आधारित था, उपभोग पर आधारित माप है। इसके लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, जैसे कि दांडेकर रथ समिति है, अलग समिति है, लकड़ावाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति। इन सभी समितियों ने भारत में समय समय पर अलग अलग समय में गरीबी के अनुमान लगाए थे। अगला देखिए, एक व्यक्ति जिसको उसकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार पर्याप्त कार्य नहीं मिलता, जिसके कारण उत्पादन में उनका योगदान उनकी क्षमता तथा दक्षता से काफी कम होता है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को एक तरह से क्या कहा जाएगा? ठीक है, इसको हम कह सकते हैं निम्न रोजगार, अंडर एम्प्लॉयमेंट हम कह सकते हैं इसको। अगला है नाबार्ड की स्थापना। ठीक है, नाबार्ड एक तरह से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास हेतु एक तरह से वित्तीय सहायता देता है और जिसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, 1982 जुलाई, फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। अगला है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान बेरोजगारी। देखिए, चक्रीय बेरोजगारी का मतलब क्या हो गया? अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तेजी और मंदी की स्थिति। ठीक है, तेजी और मंदी की स्थिति के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होगी वो चक्रीय बेरोजगारी होगी। फिर उसके बाद में प्रतिरोधी बेरोजगारी, या इसको हम घर्षण बेरोजगारी भी कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार में अगर जाता है तो इसके बीच की अवधि में जो जितने टाइम तक वो बेरोजगार रहता है या कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो उससे एक व्यक्ति अगर एक टेक्नोलॉजी का जो काम कर रहा था, अगर उससे वो नई टेक्नोलॉजी में जब तक एडजस्ट होता है तब तक समय तक जो बेरोजगार रहेगा उसको एक तरह से हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, घर्षण बेरोजगारी भी जिसको हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद में हम प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात करें, इसको एक छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। मतलब व्यक्ति किसी काम को तो कर रहा है लेकिन उसकी पूर्ण क्षमता का एक तरह से प्रयोग नहीं होता है। मतलब उसको अगर उस कार्य से हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादन में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। भारत में अगर हम देखें तो कृषि क्षेत्रों में इस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्यमान बेरोजगारी है वो कौन सी? आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी इसको हम कह सकते हैं। अगला है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू हुआ? ठीक है, ये आपका ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो है कि भूमिहीन परिवारों को कम से कम 100 दिन का एक तरह से रोजगार मिल सके। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था 1983 में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, 15 अगस्त 1983 को। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम एक तरह से स्टार्ट किया गया था। अगला है औद्योगिक विकास की प्रथम अवस्था, प्राथमिक उत्पाद। वाणिज्य एवं औद्योगिक मंत्रालय ने राष्ट्रीय विनिर्माण नीति कब अधिसूचित की थी? ठीक है, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति ये होना चाहिए आपका नवंबर 2011। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। और मतलब कि अगले 10 वर्षों में जो विनिर्माण क्षेत्र हैं उसकी जीडीपी को एक तरह से बढ़ाना। ठीक है, जो राष्ट्रीय आय में उसका योगदान है उसको लगभग 25% तक जीडीपी में योगदान जो है वो विनिर्माण क्षेत्र का हो, ये करने के लिए। और साथ ही साथ 2020 तक 10 करोड़ लोगों को इसके माध्यम से रोजगार मिल सके। ठीक है, इसके उद्देश्य के लिए प्रारंभ की गई थी। अगला है भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21। देखिए, ये तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगले बार जो एग्जाम में आने वाले आपके इनमें से तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी उस समय अगर हम देखें तो कृषि और संबंध क्षेत्रों की जो विकास दर थी वो 3.4%। फिर हैं भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21। ठीक है, इसका भी क्वेश्चन अब आगे आपके कोई काम का नहीं रहेगा, लेकिन 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद में अगर हम कृषि क्षेत्र का हिस्सा देखें तो ये होना चाहिए आपका 19.6%। अगला है राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए क्षेत्र दृष्टिकोण किस समिति ने सुझाया था? जो एरिया अप्रोच है वो किसने
नरीमन समिति ने। ऑप्शन हमारा होना चाहिए सेकंड। ठीक है, जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं मतलब ग्रामीण क्षेत्रों और जो अर्ध शहरी शाखाएं जो होती हैं उनको विशिष्ट गांवों का एक तरह से आवंटन किया गया था बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए। फिर है भारत सरकार ने प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा, ठीक है, प्रथम औद्योगिक नीति आई थी आपकी 1948 में 6 अप्रैल 1948 को। अगला है भारत में केंद्रीय स्तर पर निम्न में से कौन सी कृषि विपणन क्षेत्र में संलग्न नहीं है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन तीसरा होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम एनसीडीसी की बात कर रहे हैं तो ये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है जो कृषि विपणन के लिए कार्य करता है। NAFED नाफेड भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड है। ठीक है, कृषि बागवानी क्षेत्र है वनोत्पाद के विपणन और आयात निर्यात के लिए कार्य करता है। CWC केंद्रीय वेयर हाउसिंग निगम है, मतलब उत्पादन का जो स्थल है उसको बाजार तक ले जाते हैं तो तब तक उनको एक गोदाम में रखा जाए। ठीक है, तो गोदामों की व्यवस्था के लिए CWC है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका ऑप्शन तीसरा ही होना चाहिए। अगला है सार्वजनिक निजी सहभागिता विधि में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। ठीक है, इसको एक तरह से डिलीट किया गया था इस क्वेश्चन को। अगला है डुटलेसियर्स के सुझावों के आधार पर एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास अवस्था की कसौटियां क्या हैं। ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए आपका उपरोक्त सभी। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में अनिवेश के जरिए सरकार क्या कर रही है। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र की जो इकाइयां हैं उनको एक तरह से निजी व्यक्तियों के हाथों में बेचना एक तरह से। ठीक है, और सरकार को जब घाटा होता है तो उस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ऐसा करती है। तो फिस्कल डेफिसिट जो राजकोषीय राजस्व घाटा होता है उसको कम करने के लिए सरकार क्या करती है, डिसइन्वेस्टमेंट का जो टूल्स हैं तरीका है उसको एक तरह से अपनाती हैं। निम्न में से कौन सा जोखिम सार्वजनिक क्षेत्र के साझेदार द्वारा वहन किया जाता है। टर्मिनल रिस्क होना चाहिए, समापन जोखिम। अगला है निजीकरण का सही विचार है। ठीक है, निजीकरण का मतलब क्या हो गया कि जो भी उद्योग धंधे हैं उनका जो स्वामित्व है, उनका जो प्रबंध है, उनका जो नियंत्रण है वो एक तरह से निजी क्षेत्रों के पास में हो। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ। अगला है क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण भारत में कब से शुरू हुआ। ठीक है, तो भारत में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है 1991 की, तब से हम कह सकते हैं कि निजीकरण जो है भारत में प्रारंभ किया गया। तो 91, 92 करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका इसमें ऑप्शन सेकंड। अगला है भूमंडलीकरण या जिसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरी देश की अर्थव्यवस्थाओं के साथ में एकीकरण, मतलब जो व्यापार होता है वो बिना किसी रोक टोक के माध्यम से एक तरह से किया जा सके। तो निम्न सिद्धांत का आधुनिकीकरण, ठीक है, भूमंडलीकरण जो है, वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन जो है वो किस सिद्धांत का आधुनिकीकरण हम कह सकते हैं, तुलनात्मक लागत लाभ जो सिद्धांत है, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है उसका। अगला है भारत सरकार ने योजना आयोग को नीति आयोग से कब प्रतिस्थापित किया। तो नीति आयोग की जो स्थापना है वो हुई है 1 जनवरी 2015। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। फिर अगला देखिए नीति आयोग का पूरा नाम क्या है। ठीक है, नीति शब्द की अगर हम बात करें तो क्या दर्शाता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो इसमें सही होगा। अगला है ग्रामीण विकास का क्या अर्थ है। ठीक है, ग्रामीण विकास का मतलब क्या हो गया, ग्रामीण क्षेत्र का समग्र सभी क्षेत्रों में एक तरह से विकास करना। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पे है, हैदराबाद। अगला है कौन सी संस्था ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं है। तो देखिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ये दोनों तो ग्रामीण विकास के साथ में संबंधित हैं। DRDA ये भी ग्रामीण विकास के साथ में,
यूआईटी जो होती हैं वो शहरी क्षेत्रों में कार्य करती हैं। ठीक है, शहरी क्षेत्रों का जो विकास है वो यूआईटी के माध्यम से किया जाता है। मतलब शहरों में जैसे नई नई कॉलोनियां जो होती हैं, ठीक है, उसका निर्माण करना, एक तरह से उनका रख रखाव करना, जो नई कॉलोनियां बनती है उसमें सड़कें हो गई, रोशनी हो गई, पेयजल हो गई, इन सब की व्यवस्था करने का जो कार्य है वो यूआईटी के द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा 4। अगला है, भारत में सहकारी आंदोलन किस रूप में प्रारंभ हुआ था? तो करेक्ट आंसर इसमें सेकंड ऑप्शन, जन के रूप में। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम सहकारी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? सहकारी अधिनियम फर्स्ट आया था आपका 1904 में। भारत में सहकारी साख की सर्वोच्च संस्था, ठीक है, सर्व संस्था, सहकारी क्षेत्र हो गया, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो गया, कृषि क्षेत्र का विकास हो गया, तो इसकी जो सर्वोच्च संस्था है वो कौन सी है? नाबार्ड। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुलाई 1982 में, 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी नाबार्ड की। अगला देखिए, भारत में 28 अक्टूबर 2016 में प्रचलन में कुल मुद्रा क्या थी? तो ये हो जाएगा आपका 17.77 लाख करोड़ रुपए जो है वो प्रचलन में थे। फिलिप ई टेबलर के अनुसार लोक वित्त जो हैं किसके साथ में संबंधित हैं? फिस्कल सेक्टर के साथ में संबंधित हैं, फिस्कल पॉलिसी के साथ में संबंधित हैं, फिस्कल प्रॉब्लम के साथ में भी संबंधित हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा भारतीय केंद्र सरकार के राजस्व व्यय के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो अनुदान दिया जाता है वो भी हमारा इसमें आ जाएगा, राजस्व में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये भी हमारा। आर्थिक सेवाओं पे जो खर्चा किया जाएगा, सामाजिक सेवाओं पे खर्चा किया जाएगा, ये भी राजस्व व्यय के अंतर्गत आएगा। लेकिन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जो केंद्रीय सहायता दी जाती है वो राजस्व व्यय में नहीं आएगा। ठीक है, इसको हम किस में शामिल करेंगे? पूंजीगत व्यय में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अगला है, लोक और निजी वित्त में क्या समानताएं हैं? ठीक है, तो इसमें रैशनैलिटी होती है, संसाधन जो है वो दोनों में सीमित होते हैं, दोनों में मुद्राकृत गतिविधियां होती हैं, दोनों से सभी समानताएं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें 4th। अगला है, लोक वित्त में कौन सी मद शामिल नहीं है? ठीक है, पब्लिक फाइनेंस की अगर हम बात करें तो पब्लिक फाइनेंस में पब्लिक रेवेन्यू भी आ जाती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा, लोक व्यय, लोक ऋण, पब्लिक डेट भी आ जाएगा। व्यक्तिगत आय को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट है, करारोपण के सिद्धांतों को सबसे पहले किसने घोषित किया? तो करारोपण के जो सिद्धांत है वो सबसे पहले एडम स्मिथ के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, और एडम स्मिथ ने 4 सिद्धांत दिए हैं। एक तो सरलता का सिद्धांत, सुविधा का सिद्धांत, मितव्ययिता का सिद्धांत और निश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, ये करारोपण के 4 सिद्धांत होने चाहिए एडम स्मिथ के। समानता का सिद्धांत अगला पूछा, देखिए समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो समानता का जो सिद्धांत है वो एडम स्मिथ के साथ में संबंधित है। 4th ऑप्शन, सॉरी 3rd ऑप्शन हमारा। अगला है, एक अच्छी कर प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। अगला है, भारतीय कर प्रणाली का क्या उद्देश्य है? कर भार का समान आवंटन होना चाहिए, उत्पादन साधनों का अनुकूलतम आवंटन होना चाहिए, रोजगार के अधिक अवसर मिलने चाहिए, सारे हम कह सकते हैं ऑप्शन हमारा 4th। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? डायरेक्ट टैक्स इनमें से कौन सा है? ठीक है, प्रत्यक्ष कर कौन क्या होता है? जो व्यक्ति चुकाता है, अंतिम भार भी उसी व्यक्ति को सहन करना पड़ता है, उसे हम दूसरे के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, मनोरंजन कर, उत्पाद कर और सेवा कर को दूसरों के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए कौन से हैं? इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर हैं। जो निगम कर होता है, ठीक है, उसको हम प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल करते हैं, क्योंकि जो इन्हें चुकाएगा अंतिम भार भी उन्हीं के ऊपर पड़ता है, वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स।
तो देखिए आपका जो गिफ्ट टैक्स है, जिसको गिफ्ट मिला है उसी को चुकाना है। धन के ऊपर जो टैक्स लगेगा, जिस व्यक्ति के पास में संपत्ति है उसी को चुकाना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर जो ज़्यादा खर्चा कर रहा है उसी के ऊपर लगेगा ये। वेट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे। इसको हम दूसरे के ऊपर हस्तांतरित कर सकते हैं, जैसे उत्पादक चुकाता है और उसे वस्तुओं की कीमतों में जोड़ के उपभोक्ताओं से वसूल लेता है। फिर है, भारत में कौन से संविधान संशोधन से वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जो है प्रारंभ किया गया? संविधान का 101वां संशोधन। फिर है, जीएसटी जब प्रारंभ किया गया था तो उसमें केंद्र सरकार के स्तर पर वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत कौन सा कर नहीं है? ठीक है, जीएसटी में किसको शामिल नहीं किया गया है अभी तक? जो पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं उनको जीएसटी में शामिल अभी तक नहीं किया गया है। अगला है, राज्य सरकार के स्तर पर कौन सा कर वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो जो स्टाम्प ड्यूटीज हैं उनको जीएसटी में सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, कर का आघात इंपैक्ट ऑफ टैक्स जो होता है वो किस करदाता पर होता है? ठीक है, तो इंपैक्ट ऑफ टैक्स किसे कहा जाता है? कराघात किसे कहा जाता है? जो व्यक्ति या संस्था सबसे पहले कर को चुकाता है। ठीक है, कर का भुगतान सर्वप्रथम जिसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, जिस व्यक्ति पर सरकार कर लगाती है, जो सरकार को कर की राशि का भुगतान करता है, तो उसे हम कहते हैं कराघात, इंपैक्ट ऑफ टैक्स कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। अगला देखिए, इंसिडेंस ऑफ टैक्स भी पूछा हुआ है। करापात किसे कहा जाता है? ठीक है, तो करापात देखो, जो व्यक्ति कर चुकाएगा उसको हम कहते हैं करापात कहते हैं, इंपैक्ट ऑफ टैक्स कहते हैं, और वो दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर देता है तो अंतिम रूप से जिस कर का भार अंतिम रूप से जिस व्यक्ति या संस्था पर पड़ेगा, या हम कह सकते हैं कि वास्तव में कर का भार जिसके ऊपर पड़ेगा, तो कर का करापात जो होता है वो किसके ऊपर पड़ता है? दूसरे के ऊपर पड़ता है, सेकंड ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है, भारतीय कर प्रणाली में कर चोरी एक तरह से क्या है? अपराध माना जाएगा। ठीक है, गैर कानूनी हम इसको कह सकते हैं। और भारतीय कर प्रणाली में कर बचाव जो होता है वो एक तरह से क्या होता है? लीगल होता है। ठीक है, लेकिन लीगल ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ लिखा होता कानूनी तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को भी डिलीट किया गया था शायद। अगला है, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत उत्तर है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस जो है वो एक तरह से क्या बताता है कि सरकार के बजट का आकार क्या होना चाहिए। ठीक है, सरकार जो व्यय कर रही है और सरकार को राजस्व की जो प्राप्ति हो रही है उसका क्या आकार होता है कि जो सोशल वेलफेयर है, समाज में लोगों का जो कल्याण है वो अधिकतम हो जाए। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए। और अधिकतम सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? डाल्टन के द्वारा। थर्ड ऑप्शन हमारा। अगला है, सार्वजनिक राजस्व का घटक कौन सा है? ठीक है, पब्लिक रेवेन्यू का। तो आय और व्यय की प्राप्तियां, संपत्ति और पूंजीगत लेन देन से प्राप्तियां, वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्तियां, उपरोक्त सभी। ठीक है, पब्लिक रेवेन्यू की अगर हम बात करें इसमें, यहाँ पे सार्वजनिक बजट अगर हो सकता था, ठीक है, बजट होना चाहिए था वैसे, तो उसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाता? फोर्थ हो जाता कि उपरोक्त सभी हैं। अगला है, राज्य कार्यकलापों में बढ़ोतरी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ठीक है, एडोल्फ वेगनर का जो सिद्धांत था, सार्वजनिक व्यय का जो सिद्धांत दिया गया था वेगनर के द्वारा, उसके अनुसार अगर हम देखें तो उन्होंने क्या बताया कि सभी प्रकार की सरकारें, ठीक है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, ठीक है, उनके क्रियाकलाप जो होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं? बढ़ते रहते हैं। मतलब उनका जो खर्चा होता है, सार्वजनिक व्यय जो होता है उसमें बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, चाहे वो शांति काल हो, युद्ध काल हो, छोटी सरकार हो, किसी भी प्रकार की अगर सरकार होती है तो उनका जो सार्वजनिक व्यय है वो लगातार क्या होता है? बढ़ता रहता है। उनके जो क्रियाकलाप है वो एक तरह से बढ़ते रहते थे। ये वेगनर का सिद्धांत है, वेगनर का सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत जिसको हम कहते हैं। सार्वजनिक ऋण में कौन सा सरकार का दायित्व नहीं है? ठीक है, सरकार जब ऋण लेती है तो उसमें
सरकार ने कहीं से भी ऋण लिया हो, बाहर से अगर ऋण लिया है, देश के अंदर से अगर लिया है, चलायमान ऋण लिया हो, तो ये सभी एक तरह से चुकाने आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो इनमें से दायित्व कौन सा नहीं है? जो करेंसी देयता है वो इसका आंसर मतलब हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, क्या वित्तीय घाटा एक छिपा हुआ कर है? डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या हो गया? घाटे की वित्त व्यवस्था। जब सरकार को घाटा होता है तो उस घाटे की पूर्ति के लिए सरकार क्या करती है? नई करेंसी एक तरह से इश्यू करती है। तो हम कहेंगे कि छिपा हुआ कर यहाँ पे नहीं है, सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार के वार्षिक बजट के बारे में कहता है? तो यह अनुच्छेद 112 होना चाहिए। और राज्य सरकार के वार्षिक बजट के बारे में कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो यह होना चाहिए अनुच्छेद 202। फिर है, भारत सरकार के 2021-22 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को कितना धन आवंटित किया गया था? स्वास्थ्य क्षेत्र में आपका होना चाहिए ऑप्शन हमारा तीसरा। ठीक है, 21-22 में कोविड टीकाकरण के लिए कितना धन आवंटित किया गया था? 35,000 करोड़ रुपया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। फिर अगला देखिए, व्यापार चक्र शुद्ध मौद्रिक घटना है। ठीक है, बिजनेस साइकिल जो है वो एक तरह से क्या है? प्योरली मॉनेटरी फिनोमिनन है। ठीक है, ये किसने कहा था? हार्ट्रे ने। ऑप्शन हमारा सेकंड इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हार्ट्रे का जो सिद्धांत है उन्होंने क्या बताया कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा का जो फ्लो है, मुद्रा का जो प्रवाह है, उसमें जो चेंजेस आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, तो उससे क्या होगा? अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की स्थिति उत्पन्न होती है। जब बैंक साख बढ़ेगा अर्थव्यवस्था में तो स्फीति आ जाएगी। ठीक है, व्यापार चक्र का यह हार्ट्रे सिद्धांत है। फिर है, हार्ट्रे का व्यापार चक्र सिद्धांत इस प्रकृति पर आधारित है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा कि व्यापार चक्र क्या है? शुद्ध मौद्रिक घटना है। तो शुद्धतः मौद्रिक ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, व्यापार चक्र का नव प्रवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, शुम्पीटर ने। ठीक है, शुम्पीटर ने क्या बताया कि अर्थव्यवस्था में जो व्यापार चक्र आते हैं उनका कारण क्या है? नव परिवर्तन। मतलब अर्थव्यवस्था में जो नए नए परिवर्तन होते हैं, जैसे कि नई कोई तकनीक है उसका आविष्कार कर लिया जाए, किसी नई वस्तु का उत्पादन कर लिया जाए, नए बाजार की खोज कर ली जाए, कच्चे माल के नए स्रोतों का अगर विकास हो जाता है, उत्पादन की कोई नई तकनीक अगर आ जाती हैं, तो इससे क्या होगा? अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आएगा। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा तीसरा। ठीक है, अगला देखिए, मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करें। ठीक है, ये जो परिभाषा है वो किसकी है? हार्टले विदर्स की। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करें। तो यहां पे तो हमारे पास में ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अगला है, विश्व में किस देश ने 9वीं शताब्दी में पत्र मुद्रा का प्रयोग किया था? चाइना ने किया होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन होना चाहिए इसमें। अगला है, मुद्रा का कौन सा द्वितीयक कार्य नहीं है? सेकेंडरी फंक्शन मनी का इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, इसमें जो अगर हम देखें तो सेकंड ऑप्शन हमारा, ठीक है, जो मूल्य का मापक है, मेजर ऑफ वैल्यू है, ये एक तरह से प्राइमरी फंक्शन में आता है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मूल्य का मापक। ठीक है, तो लेन देन करने के लिए प्रयोग आती है, तो मूल्य का मापक प्राथमिक कार्य में आएगा। बाकी सभी जो कार्य लिखे हुए हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट हो गया, विलंबित भुगतानों का जो मापक है, क्रय शक्ति का संचय है, स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया आपका, क्रय शक्ति का हस्तांतरण हो गया, तो ये सारे एक तरह से किस में आते हैं? द्वितीय कार्य में आएंगे, सेकेंडरी फंक्शन में आएंगे। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। फिर नेक्स्ट है, मुद्रा को निष्फल किसने समझा? इसमें आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सेकंड, एडम स्मिथ। ठीक है, निष्फल का मतलब एक तरह से क्या हो गया कि जो नकद कोष होते हैं उनसे किसी प्रकार की ब्याज या आय की प्राप्ति नहीं होती है। अगला है, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, मुद्रा कीमत संरचना का प्रभावी आधार होती हैं।
ठीक है, मनी एज ए बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म इन मोस्ट इफेक्टिव। ठीक है, तो जो मुद्रा है वो प्राइस मैकेनिज्म जो है वो किस में होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वहां पे उसका रोल होता है। तो 75 क्वेश्चंस हमने अभी तक सोल्व कर लिए हैं। बाकी के जो 75 क्वेश्चंस बचे हुए इस पेपर के उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं मैं, 76 वाला है। मुद्रा की मांग के लिए किन्स के सिद्धांत में नकदी रहने के पीछे क्या कारण बताएं, क्या प्रेरणा है। ठीक है, लोग मुद्रा को अपने पास में नकद रूप में क्यों रखते हैं, तो किन्स के क्या विचार थे, उसमें से कौन सा कारण है। ट्रांजैक्शन मोटिव है, व्यापार प्रेरणा या लेन देन करने का उद्देश्य हम कह सकते हैं। दूसरा है सावधानी प्रेरणा, प्रिकॉशनरी मोटिव हम कह सकते हैं, सतर्कता उद्देश्य जिसको कहा जाता है। और तीसरा है सट्टेबाजी प्रेरणा। ठीक है, स्पेकुलेटिव मोटिव। या फिर फोर्थ ऑप्शन हमारा है उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, 76 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जब ये बाकी के 75 क्वेश्चन करेंगे उसको हम देखेंगे।